श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है, कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ ऐसे चयन किए गए प्रश्नों का समाधान जो सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वैसे तो कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर दे दिया जाता है, लेकिन एक शिक्षण की दृष्टि से सभी के लिए जो उपयोगी विषय होते हैं उनको बीच बीच में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से यह क्रम रुका हुआ था, तो आज इसी क्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर का 34वां भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें कुछ चुने हुए प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी होंगे उन पर विचार किया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिन्होंने अपनी आईडी लियोज नाम से बनाई हुई है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या बाधक भाव को देखने वाले ग्रह भी बाधकेश ग्रह के समान फलों में बाधा प्रदान करते हैं? तो बाधक भाव आप सब समझते हैं कि चर राशि के लिए एकादश भाव, स्थिर राशि के लिए नवम भाव और द्विस्वभाव राशि के लिए सप्तम भाव बाधक होते हैं। इनके स्वामी बाधक होते हैं। इनमें बैठने वाली ग्रह भी बाधक प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन इनको दृष्टि देने वाले ग्रह बाधक प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो केवल बाधक भाव का स्वामी और बाधक भाव में बैठने वाले ग्रहों को ही बाधकेश मानना चाहिए। बाधक भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों को बाधक नहीं मानना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा है सोनू नाम से कि दूसरे नगर में जाकर व्यवसाय करने और उसमें सफल होने के योग किन भावों से देखे जाते हैं? तो कारक तो इसमें समान ही रहेंगे। व्यवसाय का कारक बुध होता है। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि विदेश में व्यवसाय करना, लेकिन दूसरी स्थिति आती है कि हमें घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम विदेश नहीं जाते, अपने ही देश में किसी दूसरे नगर में दूसरे स्थान पर जाकर व्यवसाय करते हैं। तो विदेश के लिए हम 12वें भाव को, अष्टम भाव को शामिल करते हैं। यहाँ पर धन भाव के साथ, लाभ भाव के साथ तृतीय और नवम भाव को शामिल करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव अजनबी स्थान का होता है, अजनबी व्यक्तियों का होता है, और तृतीय भाव घर से दूर का होता है, घर छोड़ने का होता है। तो जब सप्तम भाव के स्वामी का या दसम भाव के स्वामी का तृतीय भाव से और नवम भाव से इनके स्वामियों से संबंध बन रहा हो, और उसका संबंध 2-11 से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनता हो, तो ऐसा जातक अपना जन्म स्थान छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपने ही देश में व्यवसाय या नौकरी, ऐसा कुछ भी अपना आजीविका का साधन अपना सकता है और उसमें सफलता भी हासिल कर सकता है। रेखा भट्ट ने पूछा है कि क्या पाप प्रभाव और पाप वेद का प्रभाव, दोनों का प्रभाव और दोनों का महत्व समान होता है? क्या दोनों एक ही बात होती हैं? तो दोनों एक नहीं होती। पाप प्रभाव का मतलब होता है कि जन्म पत्रिका में आपके किसी भाव पर, किसी ग्रह पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि का जो प्रभाव होता है वह पाप प्रभाव होता है। लेकिन पाप वेद विशेषकर गोचर आदि में प्रयोग किया जाता है, मुहूर्त आदि में प्रयोग किया जाता है। जब पाप ग्रह का वेद किसी नक्षत्र में स्थित ग्रह विशेष पर या किसी राशि में स्थित ग्रह विशेष पर होता है, तब उसे पाप वेद कहते हैं। तो पाप वेद का प्रभाव गोचर आदि में, मुहूर्त आदि में होता है, और पाप प्रभाव का विचार जन्म पत्रिका में किया जाता है। तो पाप प्रभाव और पाप वेद दोनों का महत्व अलग है, दोनों का प्रभाव भी अलग है। विवेक तिवारी ने पूछा है कि शारीरिक बल का विचार जन्म पत्रिका से किया जाना चाहिए या नवांश वर्ग से किया जाना चाहिए, और कौन से भाव का विचार इसमें प्रमुख होना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण विचार लगन का होता है। जन्म कुंडली में यदि लग्न बलवान है, लग्नेश बलवान है, लग्न पर या लग्नेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो ऐसा जातक स्वस्थ, सुंदर, पुष्ट और बलवान होता है। पुरुषार्थ दिखाने का, साहस दिखाने का भाव तृतीय होता है। विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए षष्ठम भाव का विचार किया जाता है। नवांश वर्ग में
ग्रहों के बल और निर्बल होने का, शुभ या अशुभ होने का विचार किया जाता है। लेकिन जन्म पत्रिका ही सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। D1 जिसे हम बोलते हैं, जन्म पत्रिका बोलते हैं। नवांश उसकी एक सहायक कुंडली है जो उसके ग्रहों की बलाबल को बताती है। लेकिन जन्म पत्रिका मुख्य है और उसमें जन्म लग्न और जन्म लग्नेश का प्रभाव जिस तरह से होगा उसी प्रकार का शारीरिक बल जातक के पास होगा। विष्णुदत्त शर्मा पूछते हैं कि किसी खराब भाव का स्वामी यानी अशुभ भावेश यदि वर्गोत्तम हो तो क्या शुभता बढ़ेगी उनकी या अशुभता बढ़ेगी? वर्गोत्तम ग्रह अच्छे भावों के स्वामी हो या अशुभ भावों के स्वामी हो, कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, वर्गोत्तम होने पर उसकी शुभता ही बढ़ती है। लेकिन यदि नीच राशि का ग्रह वर्गोत्तम होता है तो धन धान्य आदि के विचार में तो वह सफलता प्रदान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी, मान सम्मान संबंधी बाधाएं अवश्य प्रदान करता है। फिर भी वर्गोत्तम होने का शुभ फल वह प्रदान करता है। इसलिए जो भी ग्रह वर्गोत्तम होगा, भले वह शत्रु राशि में वर्गोत्तम हो, भले उच्च राशि में वर्गोत्तम हो, भले नीच राशि में वर्गोत्तम हो, स्वराशि में वर्गोत्तम हो, मित्र राशि में वर्गोत्तम हो, तो जैसी राशि में वर्गोत्तम होगा उतना ही उसका प्रबल या निर्बल प्रभाव मिलेगा, लेकिन उसकी शुभता ही बढ़ेगी, अशुभता में कमी ही आएगी। वर्गोत्तम ग्रह अच्छा फल देने के लिए तत्पर होते हैं। लियोज ने दोबारा सवाल पूछा था कि नीच भंग राजयोग केवल जन्मपत्रिका में ही लागू होते हैं या उन्हें नवांश आदि वर्ग कुंडली में भी देखा जाना चाहिए? तो नीच भंग राजयोग जन्मपत्रिका में तो लागू होते ही हैं, लेकिन वर्ग कुंडलियों में भी उन्हें लागू किया जाता है। लेकिन वर्ग कुंडली का जो नीच भंग राजयोग होता है वह उस वर्ग से संबंधित ही प्रभाव देगा, जन्म कुंडली के सभी क्षेत्रों के लिए प्रभाव नहीं देगा। जैसे नवांश में यदि कोई नीच भंग राजयोग बना हुआ है तो आपके जीवन साथी के लिए वह प्रभावी होगा। सप्तमांश वर्ग में बनेगा नीच भंग राजयोग तो संतान के लिए राजयोग बनाएगा, और द्वादशांश कुंडली में यदि राजयोग बनता है नीच भंग का तो उसका विचार माता या पिता के लिए किया जा सकता है। सुनील चौगुले ने पूछा है कि चर कारक जो होते हैं उनमें राहु का विचार करना चाहिए अथवा नहीं। अधिकांश ज्योतिषियों का मन है और विचार है कि राहु को लेना चाहिए, लेकिन यदि हम राहु को चर कारकों में लेते हैं तो फिर हमें केतु को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और राहु केतु में से हम किसका विचार हम चर कारक के लिए करेंगे, क्योंकि दोनों के अंश समान होते हैं। दूसरा, यदि चरकारक में राहु या केतु को लिया जाना होता तो महर्षि जैमिनी या महर्षि पाराशर 7 कारक के अलावा 8 कारक या 9 कारक भी बना सकते थे। केवल 7 कारक बनाने का अर्थ ही यह है कि केवल जो 7 ग्रह हैं जिनमें सूर्य, चंद्रमा और 5 पंचतारा ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह हैं उन्हीं के आधार पर 7 चर कारक बनाए गए। यदि राहु और केतु को विचार करते तो 8वां और 9वां भी चर कारक बना सकते थे, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, केतु भी छाया ग्रह है, उनकी किसी राशि पर विशेष आधिपत्य नहीं होता। वे जिस राशि में बैठती हैं, जिस ग्रह के साथ बैठती हैं, उनके प्रभाव को दर्शाते हैं, उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। तो उनको चर कारकों में मेरे विचार से नहीं लिया जाना चाहिए। फिर भी यह एक शोध का विषय हो सकता है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। शैलेश साहू पूछते हैं कि नामांक और भाग्यांक की गणना क्या शैक्षणिक प्रपत्र में दिए गए जन्म दिनांक से कर सकते हैं? तो शैक्षणिक प्रपत्र में तो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी जन्म दिनांक लिखवाता है। वह आवश्यक नहीं है कि आपकी जन्म दिनांक वास्तविक हो। तो वास्तविक जन्म दिनांक से ही नामांक और भाग्यांक का निर्धारण करना चाहिए। शैक्षणिक प्रपत्र में लिखी हुई जन्म पत्रिका में जो जन्म की दिनांक होती है उसका कोई विचार इसमें नहीं किया जाना चाहिए। एस्ट्रो टीचर ने पूछा है कि ऑनलाइन शिक्षण या यूट्यूब आदि से जो शिक्षण का विचार करते हैं तो वह किन भावों से विचार करना चाहिए? सामान्यतः यह इस नए युग की अवधारणा है जो दूर बैठकर ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा, ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो इसके लिए तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो दूसरे, तीसरे, 9वें और 11वें भाव से संबंध होना चाहिए, क्योंकि 9वां भाव दूरस्थ स्थान का भाव है। तृतीय भाव आपके टीचिंग का भाव है, जो दूरस्थ बैठे स्थान पर की जाती है, वार्तालाप के द्वारा की जाती है, जहां सीधा आपस में आमने सामने का संबंध नहीं होता। और दूसरा भाव क्योंकि धन प्राप्ति का है, वाणी का है, और 11वां भाव लाभ प्राप्ति का है। तो इन भावों के विचार से गुरु और बुध का सामंजस्य मिलाते हुए हम ऑनलाइन टीचिंग या यूट्यूब आदि से टीचिंग, जूम ऐप आदि से टीचिंग का विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रहों का विचार देख सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा प्रश्नों का समाधान करने का मैंने प्रयास किया। आशा है आपके लिए उपयोगी होगा। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।